गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कोबाल्ट अमीन के स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने वही किया था डिस्कस, तो वो हमने कंप्लीट नहीं किया था। हम थर्ड स्ट्रक्चर पे थे, दैट इज़ CuCl3.4NH3। अब जब CuCl3.4NH3 को हम डिसोसिएट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, CONH3 होल 4 Cl2, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक Cl नेगेटिव निकलेगा। अब जब ये Cl नेगेटिव 1 मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो 1 Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव से रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। अब 1 मोल ऑफ AgCl बन रहा है, इसका मतलब एक Cl नेगेटिव आयन इस स्फीयर के, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो अब यहाँ पे 4 अमोनिया हैं, दैट इज़ NH3 कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, और जो 2 Cl हैं वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 Cl जो है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन जो एक Cl है वो सिर्फ इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो किया और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से शो किया। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ CuCl3.4NH3, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे CONH3 4Cl2। पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज होगा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी और बाहर एक Cl होगा। यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है 6, वो किस किस से सेटिस्फाई हो रही है, 4 अमोनिया से सेटिस्फाई हो रही है और 2 Cl नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो रही है और 2 Cl नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट इज CuCl3.3NH3 कॉम्प्लेक्स। अब जब ये कॉम्प्लेक्स है तो अब इसमें कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसको सेटिस्फाई कौन कौन करेंगे, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेंगे और 3 Cl सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, CuCl3.3NH3। पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, 0। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम इसको AgNO3 सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे, तो अब सिंस यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई Cl नेगेटिव आयन नहीं है तो AgNO3 रिएक्ट नहीं करेगा, तो कोई वाइट PPT फॉर्म नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पे कोई बाहर Cl नेगेटिव ही नहीं है तो AgNO3 रिएक्ट किससे करेगा, ठीक है ना। सो AgNO3 रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी Cl नेगेटिव से, क्योंकि Cl नेगेटिव बाहर प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है, उसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहे हैं और 3 Cl नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो 3 अमोनिया मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहे हैं और 3 Cl नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जो ये 3 Cl नेगेटिव आयन है वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो Cl के लिए हम क्या दिखा देंगे, सॉलिड लाइन भी दिखाएंगे और डॉटेड लाइन भी दिखाएंगे। तो तीनों Cl को हम किस किस से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे और डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 3 अमोनिया है उसको भी हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। So this is structure of CuCl3.3NH3 और CONH3 होल थ्राइस Cl3। पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, 0। So secondary valency of 6 is satisfied by 3 ammonia and 3 Cl negative ion। ठीक है, so this is the structure of CuCl3.3NH3 in which secondary valency of or coordination number of 6 is satisfied by 3 ammonia and 3 Cl negative ions। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CuCl3.3NH3 और CONH3 होल थ्राइस Cl3। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ द molecular formula is CuCl3.6NH3। here जो अब
जो कोबाल्ट है इसको हम सम अप कर लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना स्ट्रक्चर में, उसको जब हम सम अप करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि COCl3.6NH3 है। तो अब जो कोबाल्ट है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है एंड दैट इज सेटिस्फाइड बाय 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो 3 Cl होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। ठीक है, सो 3 Cl जो होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, CONH3 होल 6, और जो 3 Cl होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और जब हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? 3 तो Cl से मिलेंगे और 1 इससे, तो टोटल 4 आयंस मिलेंगे। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ दिस कोबाल्टमीन कॉम्प्लेक्स विल बी CONH3 होल 6, पूरे कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 3 Cl नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज COCl3.5NH3। यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसको कौन कौन सेटिस्फाई करेगा? 5NH3 सेटिस्फाई करेंगे और 1 Cl सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CONH3 5Cl, और जो 2 Cl होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड विल बी 2 एंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 2 Cl। ठीक है, और 1 ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, सो नंबर ऑफ आयंस विल बी 3 एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन इज CONH3 होल 5 Cl। पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आएगा क्योंकि 1 Cl अंदर है, तो -1 तो इसकी तरफ से हो गया और +2 यहाँ पे हो गया। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी रही? +3 रही। x + 0 - 1 इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू +3। देखो हर कॉम्प्लेक्स में हमें कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई करना है और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन क्या होगा? दिस एंड 2 Cl नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट इज COCl3.4NH3। तो इसका क्या होगा कि CONH3 4 एंड 2 Cl अंदर होंगे और 1 Cl बाहर होगा। तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा एंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन इज CONH3 होल का 4 Cl2, पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज होगा एंड 1 Cl नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा, दैट इज़ प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन। और जो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COCl3.3NH3, तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने होंगे? 0 एंड द नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, और इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा? CONH3 होल का थ्राइस Cl3। ठीक है, एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन इज CONH3 होल थ्राइस Cl3। ठीक है, तो ये इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन होगा। तो ये हमने जो अब तक पढ़ा उसको हमने सम अप कर लिया। इसके ही सिमिलर हम प्लैटिनम के अमीन कॉम्प्लेक्सेस का भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ PtCl4 एंड अमोनिया। ठीक है, तो PtCl4 एंड अमोनिया के कुछ कंपाउंड्स का हम स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। जैसे PtCl4 6 अमोनिया है, इसमें हमने प्लैटिनम की जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको कितना रखना है? +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम की कितनी रखनी है? +4, और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमने कितना रखना है? 6 रखना है। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ PtCl4.6 अमोनिया। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने हो जाएंगे? कितने Cl नेगेटिव आयन प्रेसिपिटेट होंगे? जैसे हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि PtNH3 होल 6
एंड Cl4 क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, Cl4 बाहर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने हो जाएंगे, 4, एंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 4 Cl नेगेटिव वाले और एक ये वाला, तो 5 नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयंस। एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन इज PtNH3 होल 6, पूरे कॉम्प्लेक्स पे +4 चार्ज होगा और यहाँ पे 4 Cl नेगेटिव एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन होगा। PtCl4.5 अमोनिया, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, PtNH3 5, एक Cl अंदर, ठीक है, क्योंकि एक Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और 3 Cl क्या होंगे, बाहर होंगे, तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने हो जाएंगे, 3, एंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेटेड इज 4, एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन इज, अब ये जब ये टूटेगा तो अब प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 रखनी है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा और 3 Cl नेगेटिव आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज PtCl4.4 अमोनिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अब यहाँ पे 4 अमोनिया तो कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे, सो PtNH3 4 Cl2 और 2 Cl2 बाहर होंगे, ठीक है, 2 Cl2 बाहर हो जाएंगे और 2 Cl क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड इज 2, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस इज 3, ठीक है, एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन इज PtNH3 4 Cl2, पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखनी है, +4 रखनी है, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 Cl नेगेटिव। PtCl4.3 NH3, इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन क्या होगा, PtNH3 थ्राइस और 3 Cl अंदर रहेंगे क्योंकि हमने प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है, 6 रखना है, ठीक है, और एक Cl क्या हो जाएगा, बाहर, तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने होंगे, 1 होंगे, एंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 2, ठीक है, एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन इज PtNH3 थ्राइस Cl3, पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज होगा और एक Cl नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज PtCl4.2 अमोनिया, तो यहाँ पे प्लैटिनम की सेकेंडरी वैलेंसी को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 Cl और 4 Cl और 2 अमोनिया, तो बाहर कोई Cl नहीं होगा, तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने हो जाएंगे, 0, एंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी 1, एंड द प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन इज PtNH3 2 Cl4, ठीक है। तो आपको बस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए और सेकेंडरी वैलेंसी का, उसके बाद आप ये सब खुद लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म। अब हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर हो मेटल का तो उसमें कौन कौन सी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, एक तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पॉसिबल है और एक टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जांपल हम Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लैटिनम का, ठीक है। तो प्लैटिनम PtNH3 2 Cl2, ठीक है। तो अब हम इसमें 2 तरह के आइसोमर देखेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल आइसोमर। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइसोमर्स होते क्या हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। सो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी और डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी और डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो वो कितने, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, सिस आता है और ट्रांस आता है, ठीक है। नंबर 2 इज़ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है।
अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन कौन से होते हैं, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। तो सिस में जो दोनों सेम लिगेंड्स हैं उनके बीच में जो एंगल होगा वो लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो सिस लिगेंड्स होते हैं ना उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे PTNH3 ट्वाइस Cl2 की बात करते हैं तो जो दो सेम लिगेंड्स हैं जैसे NH3 और ये जो दो सेम लिगेंड्स हैं Cl, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 180 डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो किन्हीं दो सेम लिगेंड्स के बीच में अगर बॉन्ड एंगल लेस देन 180 डिग्री हो तो वो हमेशा सिस अरेंजमेंट में माने जाते हैं, ठीक है। और अगर किन्हीं दो सेम लिगेंड्स के बीच में जैसे यहाँ पे Cl और NH3 के बीच में आप कंसीडर कर सकते हो, तो Cl के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना शो कर रखा है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो सेम लिगेंड्स के बीच में अगर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो वो किस अरेंजमेंट में होंगे, ट्रांस में होंगे, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन कौन से हुए, सिस आइसोमर हुआ और ट्रांस आइसोमर हुआ, ठीक है। तो जो सिस आइसोमर है उसमें जो दो सेम लिगेंड्स हैं वो लेस देन 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे हैं तो वो उसका सिस आइसोमर हुआ। ट्रांस में जो दोनों सेम लिगेंड है उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होगा एग्जैक्ट, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एक तो सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा। अब जब हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो हमें इसका ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमर, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स which form non superimposable mirror images of each other. Optical isomers are the isomer which form non superimposable mirror images of each other. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का क्या मतलब होता है कि जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। मिरर इमेज में यही होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। तो जब हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये जो दो Cl हमें राइट साइड दिखाई दे रहे हैं मिरर इमेज ड्रॉ करने पे, ये हमें किस तरफ दिखेंगे, लेफ़्ट साइड दिखाई देंगे, ठीक है। और ये जो NH3 दो NH3 लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं वो हमें मिरर इमेज में ड्रॉ करने पे किस तरफ दिखेंगे, राइट साइड दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर। अब अगर तुम इसको इसके ऊपर रख दो तो क्या ओवरलैप होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें Cl राइट साइड है और इसमें Cl लेफ्ट साइड है। सो दीज टू आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दस दिस टू आर ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे का होंगे। सिमिलरली हम ट्रांस वाले आइसोमर की भी मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो Cl और NH3 हमें राइट साइड दिखाई दे रहे हैं, जब हम मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये Cl NH3 हमें लेफ्ट साइड दिखाई देंगे और ये NH3 Cl जो हमें लेफ्ट साइड दिखाई दे रहे हैं वो हमें राइट साइड दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हुआ, सिस ट्रांस, ठीक है। और इसका ऑप्टिकल आइसोमर भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी इसके दो होंगे, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस 2 एंड ऑप्टिकल आइसोमर भी एग्जिस्ट करता है इस कॉम्प्लेक्स का, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। सो इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 2 है और ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 है। ये किस तरह की ज्योमेट्री है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में क्या होता है, एक स्क्वायर की तरह जो 4 हैं लिगेंड्स वो स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे होते हैं और इन चारों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और जो ये चारों लिगेंड्स हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को और ज्योमेट्री को क्या बोल देते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में क्या होता है, उसमें 2 लिगेंड्स तो एक ही प्लेन में होते हैं और जो बचे हुए 2 लिगेंड्स हैं उसमें से एक लिगेंड इस प्लेन के आगे होगा यानी ऊपर होगा, अबव द प्लेन होगा, और जो 4th लिगेंड है वो इस
प्लेन के बिलो द प्लेन होगा, यानी नीचे होगा। और इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 109.5 डिग्री। ठीक है, इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जब हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये जो ए बी हमें राइट साइड दिखाई दे रहा है वो हमें किस साइड दिखाई देगा, लेफ्ट साइड दिखाई देगा। और ये ए बी जो हमें लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है वो हमें किस साइड दिखाई देगा, राइट साइड। ठीक है, तो ना बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन कौन से आइसोमर होते हैं, एक सिस आइसोमर होता है और एक ट्रांस आइसोमर होता है, यही होते हैं ना, एक सिस आइसोमर होता है और एक ट्रांस आइसोमर होता है। अब तुम टेट्राहेड्रल में सिस ट्रांस बनाओगे कैसे? ठीक है, ट्रांस बनाने के लिए किन्हीं दो सेम लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन टेट्राहेड्रल में जो सारा ही बॉन्ड एंगल है, सारे लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109.5 डिग्री है, 180 डिग्री नहीं है। तो तुम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ट्रांस आइसोमर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ट्रांस नहीं एग्जिस्ट करता तो मतलब सारे जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिज रहेंगे, तो सिज ही एग्जिस्ट करेगा, तो इन अ वे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता। तो तुम क्या बोलोगे, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट बिकॉज ऑल द लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, और ऑल द लिगेंड्स आर सिज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। ठीक है, सो द ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड्स Ma2B2 टाइप, जब हम इस, अब ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसका ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, द आइसोमर विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ओनली ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम क्या लिख देंगे, 0, एंड ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है विच इज 2। So in tetrahedral there will be no geometrical isomer, only optical isomer exist करेगा। ठीक है, तो no geometrical isomers for tetrahedral because all the ligands are adjacent to each other at a bond angle of 109.5 degree which is less than 180 degree। ठीक है, so no cis trans, only optical isomer exist here। And for coordination number 6 we have 3 geometries, one is planar hexagon, second one is trigonal prism and the third one is octahedral। So first we will discuss about the planar hexagon। In planar hexagon geometry we have 6 ligands which are in the same plane and the bond angle is 60 degree। ठीक है, और जो bond angle होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। एंड इन द ट्राइगनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री क्या होते हैं, जो 6 लिगेंड्स होते हैं वो इसी तरह से रखे होते हैं इस अरेंजमेंट में। So for a trigonal prismatic geometry we have one triangle above and one triangle below. 3 ligands are placed at the vertices of above triangle and 3 ligands are placed at the vertices of this triangle। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 रखा है, यहाँ पे 4 5 6 रखा है एंड दिस ट्राइंगल इज एग्जैक्टली सिज विद रिस्पेक्ट टू दिस बिलो वाली ट्राइंगल की। ठीक है, जैसे कि थर्ड वाला लिगेंड यहाँ रखा है, ऐसे ही 6th वाला लिगेंड ऐसे ही रखा है। मतलब ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं वो सिज हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब सेम अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, और जो सिज नहीं होंगी यानी एंटी होंगी उसमें क्या होगा, ऊपर वाली ट्राइंगल ऐसे होगी और जो नीचे वाली ट्राइंगल है वो ऐसे होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे एंटी ट्राइगनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री या फिर ट्राइगनल एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ट्राइगनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री, जिसमें जो सारे लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिज हैं। ठीक है, एंड द मेटल इज प्लेस्ड एट द सेंटर, जो मेटल है वो इस पूरी बॉडी के सेंटर पे रखी है।
ये लिगेंड्स के बीच में एज सच कोई बॉन्ड नहीं है, बस इंटरेक्शन है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो हमने एक इंटरेक्शन की फॉर्म में ऐसे दिखा दिया, ठीक है। एंड दिस इज़ अ ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर प्लेन ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है ना, बस उसको ये हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे स्क्वायर प्लेनर में एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उसके चारों वर्टिसेस पे 4 लिगेंड्स रखते हैं, ठीक है, ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमने एक स्क्वायर बनाया, 4 वर्टिसेस पे 4 लिगेंड्स रखे, और जो बचे हुए 2 लिगेंड्स हैं वो हमने क्या रखे, इस स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, और 6th वाला लिगेंड इस स्क्वायर के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट है, ठीक है। तो एक स्क्वायर ऐसे बनेगा और फिर इसको हम सारे इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो वैसे इस ऑक्टाहेड्रल में 3 स्क्वायर बनते दिखते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। उसमें 4 लिगेंड होते हैं, इसमें 6 लिगेंड होते हैं। इसमें 4 लिगेंड स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे होते हैं एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री एंड 1 लिगेंड इज प्लेस्ड अबव द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर एंड द 6th लिगेंड इज प्लेस्ड बिलो द प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस, अब जो ये अबव और बिलो वाला इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन अब जो ये ऊपर वाला लिगेंड है इसका सबके साथ जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, और जो नीचे वाला लिगेंड है वो उसके बाकी सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल है इस नीचे वाले लिगेंड का और इस सारे लिगेंड्स का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। और जो 1st और 6th लिगेंड है इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हम CONH3,4Cl2 टाइप कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर और आइसोमर ड्रॉ करके देखें, पहले हम प्लेनर में करके देखते हैं। तो अब इसमें 2 Cl हैं, ठीक है। एक तो इसका आइसोमर बन सकता है कि हम Cl को 1,2 पोजीशन पे रख देंगे तो वो इसका क्या बन जाएगा, 1,2 आइसोमर बन जाएगा। अगर हम Cl को मतलब 1 वाला एज इट इज़ रहने दें और जो Cl सेकेंड वाली पोजीशन पे था उसको हम कहाँ रख दें, 3rd वाली पोजीशन पे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, 1,3 आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। और जो 4th वाला Cl है अगर हम 4th पोजीशन पे रख देंगे तो वो उसका कौन सा आइसोमर बन जाएगा, 1,4 आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके 3 आइसोमर बन गए, दैट इज़ 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर दिस प्लेनर स्ट्रक्चर, दैट इज़ 1,2, 1,3 एंड 1,4, ठीक है। सो CONH3,4Cl2 हैज़ 3 पॉसिबल आइसोमर्स। प्लेनर हेक्सागन में 3 आइसोमर हैं उसके पास, 1,2, 1,3 एंड 1,4। अगर हम ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री की बात करें, ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री में भी इसके 3 आइसोमर होंगे। अगर हम Cl को 1,2 पोजीशन पे रख दें, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक तो इसकी पोजीशंस ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से इसकी पोजीशन है। तो अगर हम Cl को 1,2 पोजीशन पे रख दें, अगर हम Cl को 1,2 पोजीशन पे रख दें तो वो उसका एक आइसोमर होगा। अगर हम Cl को 1,3 पोजीशन पे रखेंगे तो वो सिमिलर टू 1,2 होगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम दूसरे Cl को 4th पोजीशन पे रख दें तो वो उसका 1,4 आइसोमर बनेगा, और अगर हम 6th पोजीशन पे रख दें तो वो उसका एक और आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। तो 1,2, 1,4 एंड 1,6 आइसोमर होंगे ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 2 तरह के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम जैसे इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो इसकी ये 6 पोजीशंस हैं, और जो 1, 2 Cl है इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब 90 डिग्री है तो ये 2 Cl एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, दे आर सेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड द आइसोमर इज 1, 2, ठीक है, एंड द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब जो ये वाला Cl है जो सेकंड पोजीशन पे था, अगर हम इसको 4th पोजीशन पे रख दें तो ये इसका कौन सा आइसोमर होगा, 1,6 आइसोमर होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है, 1,4 आइसोमर होगा, सॉरी 1,4 आइसोमर होगा। और यहाँ पे इस Cl और इस Cl के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री हो तो वो उसका कौन सा आइसोमर होता है, ट्रांस आइसोमर होता है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक सिस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा और दूसरा ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। सिस आइसोमर में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और जो ट्रांस आइसोमर होगा उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो दीज टू आर octahedral arrangements and these two are the isomers in octahedral geometry. Next is we are doing the comparison of theoretically possible isomers and known isomers of 6 coordinated compounds for different structures. ठीक है, now the formula is Ma5B and Ma4B2 type. ठीक है, इसमें हमारे पास 3 आइसोमर होंगे, प्लेनर हेक्सागोनल होगा, ट्राइगोनल प्रिज्म होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। जो Ma5B टाइप कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें पांचों के पांचों लिगेंड सेम है और एक लिगेंड डिफरेंट है, उसका प्लेनर हेक्सागन में भी एक आइसोमर होगा, ट्राइगोनल प्रिज्म में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी। और ये तो थ्योरेटिकल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे और एक्सपेरिमेंटली भी उसका एक ही आइसोमर है। जो Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है उसका प्लेनर हेक्सागन में 3 होगा, ट्राइगोनल प्रिज्म में 3 होंगे, अभी हमने ड्रॉ किए हैं, और ऑक्टाहेड्रल में 2 होंगे। एंड द एक्सपेरिमेंटली नोन आइसोमर्स आर 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कितनी ट्रू है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया, तो उससे भी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने जो भी उसकी कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था वो सब ट्रू हुआ जब उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया। तो नंबर 1 हमने क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, नंबर 1 इज़ प्रेसिपिटेशन डाटा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन डाटा में हमने क्या किया, नंबर ऑफ आयंस देखे फर्निश्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इन ए सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिपिटेशन डाटा। ठीक है, द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन ए सोल्यूशन ऑफ वेरियस अमाइंस ऑफ कोबाल्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसको AgNO3 से ट्रीट करेंगे तो हमें कितने मोल ऑफ Cl मिलेंगे, 3 Cl नेगेटिव मिलेंगे। अब वो जब AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो हमें 3 मोल ऑफ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे विच इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू 3 Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, जब हमने इसको AgNO3 से ट्रीट किया तो अब इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, NH3,5Cl और 2 Cl नेगेटिव, 2 Cl फ्री हैं। तो अगर 2 Cl फ्री हैं AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो हमें कितने मोल ऑफ AgCl मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे विच आर कोरस्पॉन्डिंग टू 2 Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो मतलब हमें जो प्रेसिपिटेशन हो रही है वो उसी के कोरस्पॉन्डिंग हो रही है कि जो वर्नर ने बताया था कि इसमें 3 Cl नेगेटिव बाहर होंगे और इसमें 2 Cl नेगेटिव बाहर होंगे, वर्नर ने भी यही बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब उसने सही स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेशन किया था, मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेशन था वो क्या था, सही था। एंड द ऑब्जर्वेशन सपोर्टेड द वर्नर्स फॉर्मूलेशन ऑफ कंपाउंड्स। वर्नर ने भी यही बताया था कि जो CONH36 होल 3+ होगा और 3 Cl नेगेटिव क्या होंगे, बाहर होंगे। ठीक है, और जो सेकेंड वाला कंपाउंड था उसमें CONH3,5Cl पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज होगा और 2 Cl नेगेटिव बाहर होंगे। एंड दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, number of Cl negative ions precipitated in case of compounds of COCl3.4 ammonia and COCl3.3 ammonia have been found to 1 and none. ठीक है, these supported the वर्नर्स फॉर्मूलेशन। तो ये वर्नर्स फॉर्मूलेशन को सपोर्ट कर रहा है कि जैसे यहाँ पे जब हम इसका प्रेसिपिटेशन करेंगे तो हमें 1 Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। ठीक है, और इसमें कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन से ये आ रहा है और वर्नर ने भी यही बताया था कि इससे हमें 1 Cl नेगेटिव आयन मिलेगा और इससे हमें कोई Cl नेगेटिव आयन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन डाटा भी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। एंड नंबर 2 इज फ्रॉम कंडक्टेंस मेजरमेंट। So measurement of molar conductance of solution of coordination compounds। ठीक है, तो
मतलब मोलर कंडक्टेंस हेल्प्स टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय द कंपाउंड इन द सॉल्यूशन। हमने जैसे कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये लिए, इनकी मोलर कंडक्टेंस नोट की, ठीक है, और उनकी मोलर कंडक्टेंस को हमने कंपेयर किया कि ये मोलर कंडक्टेंस कितने नंबर ऑफ आयंस की रेंज में आती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि अगर मोलर कंडक्टेंस 100 to 150 के बीच में आ रही है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो वो किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी, बेसिकली यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी। एंड दिस यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज NaCl। तो इससे हमें जो नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। तो इससे हमें नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, 2, एंड द मोलर कंडक्टेंस कोरस्पॉन्डिंग टू दिस इज इन द रेंज ऑफ 100 to 150, ठीक है। एंड द सेकेंड मोलर कंडक्टेंस हमारे पास 200 से 250 की रेंज में होगी, ठीक है। तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, बाय यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड यूनिबाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यूनी का क्या मतलब होता है कि इस कैटायन पे भी +1 चार्ज है और एनायन पे भी +1 चार्ज है, ठीक है। एंड बाय यूनिवैलेंट का क्या होता है कि इस पे +2 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है। K2SO4 में हमारे पास क्या होता है, यूनिबाइवेलेंट, यानी इस पे +1 चार्ज है और इस पे -2 चार्ज हैं, दैट इज BaCl2 और K2SO4। यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, 3। तो अगर 2 आयन होंगे तो मोलर कंडक्टेंस इस रेंज में होगी, और अगर 3 आयंस होंगे तो मोलर कंडक्टेंस 200 से 250 की रेंज में होगी, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मोलर कंडक्टेंस भी नोट की, ठीक है। और अगर मोलर कंडक्टेंस 400 से 500 की रेंज में होगी तो 4 आयंस होंगे, और अगर 500 से 600 की रेंज में होगी तो 5 आयंस होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है COCl3.6NH3, इसकी जब हमने मोलर कंडक्टेंस नोट की तो 390 आ रही है, ठीक है। मींस नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए, अगर 390 हो, 390 या 400 तक लगा लो, तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 4, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें 4 आयन होने चाहिए, और वर्नर ने भी क्या बोला था कि इसमें 4 ही आयन बनेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन देख के, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है 262 है, मींस इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और वर्नर ने भी क्या बोला था कि इसकी प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन ये है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आयंस कितने होंगे, 3 होंगे। और COCl3.4NH3, इसकी मोलर कंडक्टेंस 102 है, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और वर्नर ने भी क्या बोला था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 ही होंगे इस स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है COCl3.3NH3, इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या है, 0 है, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है। और वर्नर ने भी क्या बोला था कि इसमें 1 ही होगा इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम प्लैटिनम 4 के अमाइंस की बात करें, दैट इज़ PtCl4.6NH3, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो 524 है, मींस इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। और वर्नर ने भी क्या बोला था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, PtNH3 6Cl4, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कितने आएंगे, 5 आयन ही होंगे, यानी दोनों डाटा आपस में मैच कर रहे हैं, तो वर्नर की फॉर्मुलेशन क्या होगी, करेक्ट हो गई प्रूफ, PtCl4.5NH3, ठीक है। इसके जो मोलर कंडक्टेंस है वो 404 है, मींस इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए, 4। और वर्नर ने भी क्या बोला था कि इसकी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन होगी वो क्या होगी, PtNH3 5Cl, और 3 Cl क्या होंगे, बाहर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितने आयंस मिलेंगे, 4 ही आयन मिलेंगे। तो ये दोनों डाटा क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और ये क्या है, थ्योरेटिकल डाटा है जो वर्नर ने दिया। तो दोनों क्या मैच कर रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज PtCl4.4NH3, इसका जो मोलर कंडक्टेंस है ये 230 आया, तो मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, विच इज़ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब 3 आयंस इसमें क्या होंगे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन क्या होगा, PtNH3 4Cl2, और बाहर 2 Cl होंगे। तो इससे भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 आयंस ही आ रहे हैं, PtNH3
4Cl2, ठीक है, +2 Cl नेगेटिव, यहाँ से भी हमारे पास 3 आयन आ रहे हैं तो तीनों मैच कर रहे हैं। PtCl4.3NH3, इसके लिए मोलर कंडक्टेंस 97 है, नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए 2, वर्नर ने भी यही बताया था। इसके लिए मोलर कंडक्टेंस 0 आ रही है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा और वर्नर ने भी हमें यही बताया था। नेक्स्ट PtCl4.NH3.KCl, इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है 102 है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। और इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन भी क्या होगा, K पॉजिटिव बाहर होगा एंड PtNH3, और यहाँ पे 1 Cl यहाँ से आएगा, 4 Cl यहाँ से आएगा, क्योंकि प्लैटिनम की सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है, उसको सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट इज PtCl4.2KCl, इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या है 256, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 3 होंगे। तो यहाँ पे 2 को K पॉजिटिव एज ए केटाइन क्या हो जाएगा, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और जो 6 Cl होंगे यानी 4 Cl यहाँ से आएंगे और 2 Cl यहाँ से आएंगे, वो 6 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 3 हो गए। तो थियोरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा आपस में मैच कर रहा है, तो वर्नर की जो फॉर्मुलेशन थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की वो सही हो गई। और वर्नर ने नंबर ऑफ आइसोमर्स को भी एक्सप्लेन किया था कि नॉन आइसोमर और पॉसिबल स्ट्रक्चर से उसने ज्योमेट्री के बारे में बताया था। ये डाटा आप कुछ याद कर लेंगे, क्योंकि जब अगर पेपर में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछा गया तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आप इसमें से मान लो ये 7-8 पॉइंट हैं तो 5-6 याद कर लेंगे लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसने ज्योमेट्री के बारे में भी सही गैस किया था। उसने CONH3 4Cl2 के बारे में बताया कि उसमें 2 ही आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, थियोरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल। PtNH3 ट्वाइस के बारे में बताया कि उसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, क्योंकि उसने इसके दोनों आइसोमर सिस और ट्रांस को आइसोलेट कर लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पढ़ेंगे।